So, dear students, today again I have come with new topic, and today my topic is, what is phrase, what is clause, and what is a sentence. Most of the students, they have this, they don't know actually what are phrases, clauses, and sentences. They remain confused all the time. So these are the basic and fundamental grammar. So once you learn this grammar, these things, so it becomes easy for you to understand, advanced label grammar. तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में नहीं आता है कि ये फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है। और बेटा आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये सारी चीजें जो होती है वो एक्चुअली आपके एडवांस लेवल तक पहुंचने में आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब आप एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे और जैसे समझ लीजिए कि आप सिंथेसिस करने जा रहे हैं, तो जब तक आपको क्लॉजेस का ज्ञान नहीं होगा आप सिंथेसिस नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो आज मैं आई हूँ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस में आपको अंतर बताऊंगी, और फिर क्या कैसे ये सेंटेंस में काम करते हैं ये भी बताऊंगी आपको। और एक बार अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से खूब अच्छे से देखें तो मैं आपको अश्योर करती हूँ दैट आप जो है बहुत इजीली यू विल लर्न व्हाट आर phrases, clauses and grammar without any problem. So let's start. तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस, व्हाट आर दे, ये है क्या एक्चुअली। तो हम देखेंगे द फर्स्ट थिंग अबाउट दीज थिंग, द सिमिलैरिटीज। पहले हम देखेंगे इनके बीच क्या जो है समानता है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो जब हमने इसको देखा ठीक से तो पाया पहला है कि फ्रेज जो होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन हिंदी यू कैन से इट इज शब्दों का कुछ समूह, ठीक है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज में अगर आए तो वी विल फाइंड दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। And then if we come to the sentence, so first point that is to be noted is it's also group of words. तो एक चीज तो हमें पता चल गया इसके बारे में कि ये जो है तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फ्रेज भी शब्दों का समूह, क्लॉज भी शब्दों का समूह, सेंटेंस भी शब्दों का समूह। भाई बचपन से आप जो है सेंटेंस की परिभाषा जो है डेफिनेशन यू हैव बीन लर्निंग, दैट इज अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, है ना। सो यू नो दैट इट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज व्हाई इट वर्क लाइक अ सेंटेंस। अब तो हम देखते हैं कि तीनों में यानी फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों जो है शब्दों का समूह है। These three are groups of words. Okay, let's see second point. Phrase में no finite verbs may have a subject. इसका मतलब है इसमें कोई भी finite verb हमें नहीं मिलता है। शब्दों का समूह है लेकिन फ्रेज में हमें कोई भी finite verb नहीं मिलता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हो सकता है, अंडरस्टैंड। वर्ब नहीं हो सकता। भाई आपको पता है कि जब एक हम सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस वी नीड टू हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है, बट हियर वी सी दैट वी हैव फाइनाइट वर्ब, वी हैव नो फाइनाइट वर्ब, बट वी मे हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो सकता है बट इट्स नॉट एसेंशियल, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब जो होता है जो बहुत जरूरी है वो इसमें नहीं है, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं हम, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब है इसमें जो है एक सब्जेक्ट भी है जो कि एक सेंटेंस को मतलब फॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ता है, और एक फाइनाइट वर्ब भी है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब नहीं है लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। फिर अब फाइनाइट वर्ब की जो डेफिनेशन है वो मैं पहले भी देख चुकी हूँ और अभी बोल रही हूँ
कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा आपका वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर आपका सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंगली बदल रहा है तो ये भी आपका वर्ब भी बदल जाएगा। ऐसा वर्ब जो बदल जाता है। और आपका अगर जो है फर्स्ट पर्सन है यानी जो है सेकेंड पर्सन है, उसी के अनुसार आपका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब है बदलता रहता है। तो फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट से, अपने टेंस से और अपने जो है नंबर से हमेशा बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें जो है फ्रेज, चूंकि जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी डोंट फाइंड एनी वर्ब इन इट, बट वी कैन फाइंड अ subject. But in clause we find that it has a subject and also a finite verb. Okay. Now let's talk about sentence. Sentence may we see that it has a subject and predicate. Predicate means finite verb. It means that it can it have a subject and predicate. है ना? So subject में it has a subject and predicate. तो अब हमने देखा कि जो आपका तीनों में अभी तक जो हमने पढ़ा कि तीनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। इसमें आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मतलब फाइनाइट वर्ब भी है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, दोनों में है। अब let's see about the third point. It has no definite meaning. अब जो इसका कोई निश्चित मीनिंग नहीं होता। Why? Because there is no subject and verb. जब वर्ब ही नहीं है तो कोई डेफिनेट मीनिंग कैसे मिलेगा? तो दैट इज वाई हम देख रहे हैं कि इसका कोई डेफिनेट मीनिंग हमको नहीं मिलता है। अब इसका जो डेफिनेट मीनिंग हमको नहीं मिलता है, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, अगर मैं बोलूं कि एट द गेट यानी गेट पर, इसमें देखो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये है आपका फ्रेज। ठीक है। या फिर हमने लिखा कि ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे। ठीक है, ऑन द रिवर बैंक हमने लिखा, तो वी कैन सी देयर इज नो सब्जेक्ट, देयर इज नो वर्ब, सो दैट इज वाई इस तरह का जो है शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। तो अभी तो हम आपको ये बता दें पहले कि इसमें कोई डेफिनेट मीनिंग हमको नहीं दिखती, वी कांट फाइंड एनी डेफिनेट मीनिंग इन इट। लेकिन क्लॉज में जो है इट हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन, इसका अपना ही एक मीनिंग होता है। एकदम निश्चित मीनिंग नहीं होता लेकिन फिर भी इसका मीनिंग होता है। अभी हम आगे आपको समझाएंगे तो इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड। एंड थर्ड पॉइंट इट दैट इस सेंटेंस में हम देखते हैं इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग, इसमें हमें पूरी तरह से मीनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में मैंने देखा कि इसकी कोई निश्चित मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग जो है खुद का है, और ये तो सेंटेंस तो कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट पहले समझ लो, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जो है इसका मीनिंग नहीं है और क्यों जो है इसका मीनिंग अपनी मीनिंग है। ठीक है, अब आइए नंबर 4, टू ऑब्टेन अ डेफिनेट मीनिंग इट शुड बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। अब है कि इसका एक निश्चित मीनिंग पाने के लिए, इफ वी वांट टू गेट द डेफिनेट मीनिंग ऑफ इट, इट शुड बी अटैच विद द सेंटेंस। तो इसको जो है सेंटेंस के साथ अगर यूज करें इस फ्रेज को, तो हमें एक डेफिनेट मीनिंग मिल सकती है। ओके, अब सेंटेंस के साथ कैसे यूज करें, ये देखिए पहले वाला एग्जाम्पल आपका फ्रेज का है। ठीक है, यहाँ पर मैन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जैसे देखो मैंने कहा सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मैन ऑफ वेल्थ, इसको अगर हम सेंटेंस के साथ यूज करें कि ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, तो फिर हमें जो है
एक डेफिनेट मीनिंग मिल सकती है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ मैन ऑफ वेल्थ बोले तो हमें कोई मीनिंग नहीं मिल सकती। इसी तरह अगर मैंने बोला कि एट द गेट, ठीक है, ये फ्रेज का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं अकेली बोलती हूँ कि एट द गेट, वी डोंट फाइंड एनी डिफरेंट मीनिंग आउट ऑफ इट। बट इफ वी से राम इज स्टैंडिंग एट द गेट, राम गेट पर खड़ा है, तो हमें मीनिंग मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि टू ऑब्टेन अ डेफिनेट मीनिंग, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए, एक निश्चित मीनिंग प्राप्त करने के लिए, इट शुड बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के साथ यूज करें तभी फ्रेज हमें मीनिंग देता है, नहीं तो हमें मीनिंग नहीं मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? और अगर आप चाहे तो मैं एक आध एग्जाम्पल जो है आपको और भी दे दूंगी तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब आइए नंबर 4 इसके बारे में। क्लॉज फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। अब जो है क्लॉज में, अभी हमने देखा कि क्लॉज जो है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रहता है, फाइनाइट वर्ब, और इसकी अपनी मीनिंग होती है। ये क्या करता है, एक बहुत बड़े सेंटेंस का भाग जो फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का अंश यानी भाग जो होता है वो क्लॉज कहलाता है। समझ में आ रहा है? और इसका तो अभी इसमें थर्ड पॉइंट कोई है नहीं, क्योंकि ये तो अपना कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस जो है वो देता ही है। ठीक है, अच्छा अभी हम पहले इसका एग्जाम्पल देख ले। अभी मैंने आपको बोला कि फ्रेज जो है ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज। ठीक है, so we don't find any subject and verb, but if we are adding it with a sentence, so we can get a definite meaning out of it. अब दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, देखिए, he is a man who possesses wealth। अब यहाँ पे देखिए ये है who possesses wealth, यहां से आपका जो है क्लॉज है, और जो है ये एक इसका अपने खुद का मीनिंग होता है who possesses wealth। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आप देखिए ये who possesses wealth ये शब्दों का समूह है और 3 शब्दों से बना है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और एक जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होना चाहिए, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी तो इतना आप समझ लीजिए कि ये है क्लॉज का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल दे रही हूँ। और ये है आपका सेंटेंस का एग्जाम्पल, ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है एंड इट्स एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, सो दैट इज व्हाई इट्स गिविंग अस कंप्लीट मीनिंग। ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स, उसे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। ठीक है, ये पूरा है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से मतलब फ्रेज और क्लॉज सेंटेंस में काम करता है। अभी तक तो आपको एक इतना निश्चित हो गया है कि फ्रेज शब्दों का समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट हो सकता है, और इसका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता। मीनिंग तभी होता है जब इसको एक सेंटेंस के साथ लिया जाए। ठीक है, और क्लॉज में हमने देखा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बट इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब and it has its own meaning, it's a part of a sentence। सेंटेंस का अंश भाग जो होता है वो होता है। ठीक है, अब सेंटेंस जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाती है। अच्छा, अभी हम आपको एक दूसरी स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जो है फ्रेज और क्लॉज काम करता है किसी सेंटेंस में। जो स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। अभी मैंने लिखा था कि इट हैज इट्स ओन मीनिंग क्लॉज के बारे में। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सब सेंटेंस के छोटे भाग को, मतलब सेंटेंस जो होता है ये कई यूनिट से मिलकर बना होता है, तो सेंटेंस का जो छोटा छोटा भाग होता है, एक भाग हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो सेंटेंस के जो भाग है एक एक करके जो यूनिट है उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है
क्लॉज के बारे में थोड़ा सा और जान ले कि क्लॉज जो है इट हैज इट्स ओन मीनिंग, मैंने ये लिखा था। अब आपको ये बता दे कि इसका मतलब हुआ कि क्लॉज जो है वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। समझ में आ रहा है? तो क्लॉज जो है, अब ये नहीं कह सकते कि ये जो है सेंटेंस का भाग है, मतलब छोटे छोटे यूनिट है। तो कभी ये हमें फुल मीनिंग देती है, बट समटाइम इट डजंट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। then how can we know then when it is giving complete meaning and when it is not giving complete meaning? कब हमें पता चले कि सेंटेंस क्लॉज हमें पूर्ण मीनिंग दे रहा है, और कब हमें ये पता चले कि जो क्लॉज है वो हमें पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है? तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्लॉजेस जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको एक स्लाइड पे दिखाऊंगी कि फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्लॉज जो होते हैं वो दो भाग में बटे होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, दो तरह के क्लॉजेस जो होते हैं। एक तो आप जान लीजिए, एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, ठीक है, मेन। एंड यू कैन से इट इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट यानी जो दूसरों के ऊपर आश्रित हो उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब पहले इसके बारे में हम समझ लें। क्लॉज दो तरह का होता है। पहले क्लॉज के बारे में एक थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं कि क्लॉज में मैंने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब इट हैज सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, अंडरस्टैंड? but sometimes it gives us complete meaning and sometimes it does not give us complete meaning. But how can we know that when it is giving complete meaning and when it is not giving complete meaning? So for that we have to know this, that there are two types of clauses. First is called principal clause, independent clause, and second one is called subordinate clause, that is dependent clause. Okay, अब जो प्रिंसिपल क्लॉज है आपका, ये हमें पूरा मीनिंग देता है, इट गिव्स अस फुल मीनिंग। अब बच्चों, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस और प्रिंसिपल क्लॉज एक ही हो सकता है। मतलब आपको जो है सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। और ये प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, चूंकि ये भाग होता है एक सेंटेंस का, लेकिन हमें अर्थ पूरा देता है एक सेंटेंस की तरह। और दूसरा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो डिपेंडेंट होता है, मतलब आश्रित होता है। इट ऑलवेज नीड्स हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। ये जो सबऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य होता है, ये हमेशा अपनी मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, तभी ये मीनिंग दे सकता है। अब देखो, जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हूँ, तो इट वुड बी क्लियर टू यू कि when I reached home, when I reached home, जब मैं घर पहुंचा। सेकेंड यहाँ पे लिख रही हूं, I saw Ravi was studying. अब यहाँ पे देखो, when I reached home, I saw Ravi was studying. जब मैं घर पहुंचा, मैंने देखा रवि पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो है, पहले वाला सेंटेंस जो है when I reached home, ये आपका ये है डिपेंडेंट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। और दूसरा वाला I saw Ravi was studying, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों? क्योंकि
अगर मैं इस क्लॉज को यानी जो आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैं बोलूं पहले कि जब मैं घर पहुंचा तो आगे क्या, मतलब मेरा ये अर्थ पूरा नहीं है जब तक ना हम इसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़े। जब मैं घर पहुंचा मैंने देखा रवि पढ़ाई कर रहा था, समझ में आ रहा है? तो या फिर हम इसको पहले बोला मैंने देखा रवि पढ़ाई कर रहा था जब मैं घर पहुंचा। तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट इज डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, अंडरस्टैंड? तो आपको ये अब तक तो पता चल ही गया होगा कि जो आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हमें मीनिंग नहीं दे रहा है, जबकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्लॉजेस जो होते हैं समटाइम इट गिव्स अस मीनिंग बट समटाइम इट डजंट गिव अस मीनिंग, है ना? तो हमें क्या करना है, जब तक हम उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ना जोड़े तो वो जो है हमें मीनिंग अच्छे से नहीं देती। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। इफ यू come to my house, if you come to my house, I will show you my new car। अब ये देखिए यहाँ पे इफ यू कम टू माई हाउस, अगर तुम मेरे घर आते हो, इफ यू कम टू माई हाउस अगर तुम मेरे घर आते हो, अगर मैंने ये वाला बोला तो जो है माई सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, क्योंकि आगे हम बोल नहीं रहे। अगर तुम मेरे घर आते हो तो अगर तुम मेरे घर आते हो मैं तुम्हें अपनी नई गाड़ी दिखाऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हें अपनी नई गाड़ी दिखाऊंगा अगर तुम मेरे घर आते हो। सो यहाँ पे इफ यू कम टू माई हाउस, दिस इज वी फाइंड दैट दिस क्लॉज मतलब एक शब्द का मतलब एक सेंटेंस का अंश, तो ये वाला अंश जो है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें कि इस तरह हम जोड़े, आई विल शो यू माई न्यू कार इफ यू कम टू माई हाउस, अब दोनों जब जुड़ गया तो ये सेंटेंस बन गया, समझ में आ रहा है? या इसको हम पहले बोले कि इफ यू कम टू माई हाउस आई विल शो यू माई न्यू कार, सो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्योंकि जब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, यहां से प्रिंसिपल क्लॉज से ये सब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है इसको हम शुरू में लाएंगे तो ये प्रोनाउन है आई, और हमारा खत्म होगा हाउस से, तो इसका मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सेंटेंस। अब आपकी समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का ही भाग होता है, लेकिन एक क्लॉज जो है एक भाग हमें जो है हिंदी में उपवाक्य कहते हैं, एक भाग हमें मीनिंग देता है, एक भाग हमें मीनिंग नहीं देता। तो जो हमें मीनिंग देता है उसे कहते हैं दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, and the part clause which doesn't give us meaning that is called subordinate clause, understand? और subordinate clause जो है अगर मैं उसको पहले बोलूं किस तरह हम इसको मतलब समझ सकते हैं कि मीनिंग दे रहे हैं कि नहीं, तो जो जिसको हम बोलेंगे और हम रुक जाएंगे, मतलब हमें अर्थ का जो है पूरा नहीं, जैसे इन दोनों का अगर हम बोले कि अगर तुम मेरे घर आते हो, मैं चुप हो गई, तो मैं चुप हो गई तो ये इनकम्प्लीट है। या फिर जब मैं घर पहुंचा तो क्या हुआ, चुप हो गई मैं। तो इन दोनों के साथ यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हमें इसका अर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लॉज के बारे में पता चल गया। अच्छा, फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्रेज जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसमें ना कोई फाइनाइट वर्ब होता है और ना सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट हमें दिख भी जाता है। तो एक और बात हम बता दें कि फ्रेज में जो है नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाता है, यानी जेरेंड, पार्टिसिपल और जो है इन्फिनेटिव, वो फ्रेजेस में दिख जाते हैं, लेकिन आपको उसमें जो है
वर्ब नहीं दिखेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब जरूर दिख जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्रेज जो है वो सेंटेंस के साथ जब जुड़ जाता है तो मीनिंग देता है, और क्लॉज जो है किस तरह से मीनिंग देता है। ठीक है, तो अब इस स्लाइड में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि फ्रेज और क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, तो कैसे कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। तो फ्रेज में मैंने आपको बताया कि ये जो है वो एक अंश होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट इट हैज नो सब्जेक्ट नो वर्ब। इट मे हैव सब्जेक्ट बट नो वर्ब, लेकिन जब ये अपने सेंटेंस के साथ जुड़ता है तभी मीनिंग देता है। जब, याद रखिए, फ्रेज जब सेंटेंस के साथ जुड़ता है देन ओनली इट गिव्स मीनिंग। और क्लॉज में मैंने आपको बताया था कि क्लॉज जो है वो दो तरह का होता है, एक आपको मीनिंग देता है कंप्लीट, एक नहीं देता। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो हमें पूरी मीनिंग देने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये फ्रेज का एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही लिख दिया है। अब आराम से खूब अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। दे रिटर्न्ड होम एट सनसेट। अब यहां तक देखिए हमारा जो सेंटेंस है दे रिटर्न्ड होम, इसका मतलब है एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट रहता है, एक आपका फाइनाइट वर्ब रहता है। तो यहां तक हमारा सेंटेंस का भाग है दे रिटर्न्ड होम। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने बोला कि फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम, और जो है ये इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता। तो ये एट सनसेट यहां तक का जो आपका भाग है, ये एट सनसेट यहां तक का भाग है, ये फ्रेज है आपका। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एट सनसेट यानी सूर्यास्त पर, वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग आउट ऑफ इट, द मीनिंग इज नॉट डेफिनेट। मैं कहूँ सूर्यास्त पर, क्या सूर्यास्त पर हमें नहीं पता चल रहा है, मतलब हमें कंप्लीट मीनिंग मिल ही नहीं रहा है। अब हम जब इसको हम सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे कि दे रिटर्न होम एट सनसेट, यानी वो घर लौटे सूर्यास्त होने पर, यानी सूर्यास्त पर हम शाम को जिसको कहते हैं शाम को वो घर लौटे। सो दे रिटर्न होम। अभी मैंने बताया कि फ्रेज अपना कोई मीनिंग नहीं देता जब तक ना हम उसको सेंटेंस के साथ जोड़े। तो यहाँ पे देखो यहां तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट है क्योंकि इसमें वर्ब भी है और जो है दे रिटर्न्ड होम, यहाँ तक आपका जो है वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस है और उसके बाद हमने जब फ्रेज जोड़ा तभी हमें मीनिंग दिया, यानी एट सनसेट सूर्यास्त पर, दे रिटर्न्ड होम एट सनसेट, यानी वो घर लौटे सूर्यास्त पर। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ क्लॉज। अब ये क्लॉज देखिए, मैंने आपको बताया था एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर अपनी मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है। दे रिटर्न होम व्हेन द सन सेट। अब देखिए फ्रेज और क्लॉज में अंतर भी आपको समझ में आएगा। दे रिटर्न्ड होम, यहां तक तो हमें पता चल रहा है दे रिटर्न्ड होम, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। ठीक है, तो यहां तक अगर हम उसको भाग में बांट दें तो हम देख रहे हैं कि वो घर लौटे। ठीक है, यहां तक हमें मीनिंग मिल रहा है, इसका मतलब है ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब यहां पे देखिए व्हेन द सन सेट, जब शाम हुई, समझ में आ रहा है? जब शाम हुई, सॉरी, व्हेन द सनसेट का मतलब है जब सूरज छिपा, दे रिटर्न होम। तो ये जो है ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इट्स डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग के लिए। तो अगर देखो इसको अच्छे से समझो कि अगर मैं सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलूं कि जब सूर्य छिपा, तो क्या, जब सूर्य छिपा वे घर लौटे, है ना?
तो ये पी क्लॉज है और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी आश्रित उपवाक्य ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब जुड़ जाए पूरी तरह तब इसको हम बोलेंगे दे रिटर्न होम व्हेन द सनसेट, पूरा मिलाकर इसको कहेंगे सेंटेंस। समझ में आ रहा है? या पहले वाला दे रिटर्न होम एट सनसेट, ये पूरा मिला के आपका हो गया आपका सेंटेंस। तो आपको अब पूरी तरह से याद पता चल गया कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होता है। अभी इसमें देखिए, फिर हम आ रहे हैं फ्रेज पर। द बॉयज वर प्लेइंग, अब यहां तक तो सेंटेंस है, इन द गैलरी। अब इन द गैलरी जो है इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी गैलरी में। अब इन द गैलरी ये फ्रेज है, लेकिन इसको जब हमने इस सेंटेंस के साथ जोड़ा, सेंटेंस क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब, प्लेइंग वर्ब है, तो ये सेंटेंस हो गया। अब इसके साथ जब हमने जोड़ा तब ये पूरा अर्थ देने लगा। नाउ इट स्टार्टेड गिविंग द फुल मीनिंग। द बॉयज वर प्लेइंग इन द गैलरी, अब ये बन गया सेंटेंस पूरा। अंडरस्टैंड? अब इसी तरह एक क्लॉज का एग्जाम्पल देखो, द बॉयज वर प्लेइंग, अब यहां तक जो है हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है। द बॉयज वर प्लेइंग, जिस तरह हमें सेंटेंस में पूरा मीनिंग मिल रहा था, तो ये वाला जो पार्ट है हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है। इसका मतलब ये पीप क्लॉज है, ठीक है। हु वर इन द गैलरी, द बॉयज वर प्लेइंग हु वर इन द गैलरी, जो गैलरी में थे, लड़के खेल रहे थे, हु वर इन द गैलरी। अब इसको जो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द बॉयज हु वर इन द गैलरी वर प्लेइंग। तो अगर हम इसको यहां पे घुसाते हैं कि द बॉयज हु वर प्लेइंग इन द गैलरी वर प्लेइंग, ये तो मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहां से अगर हम शुरू करें, द बॉयज लड़के जो कि गैलरी में थे, खेल रहे थे, और द बॉयज वर प्लेइंग हु वर इन द गैलरी, लड़के खेल रहे थे जो गैलरी में थे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है, जो गैलरी में थे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम इसको अलग से बोले कि जो गली में खेल रहे थे, क्या नहीं पता चल रहा है, द बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे जो गली में थे। अब ये वाला सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसको हमको इसकी जगह पे यहां पर लाना था, तो आपको जो है इजीली इसको समझ में आ जाता। ठीक है, अब इसको जो हम बीच में अगर लाएंगे तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी कहलाने लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो द बॉयज यू नो who were in the gallery इसको जो है कॉमा से हमने अलग कर दिया। द बॉयज who were in the gallery were playing, ठीक है। अब इसको जब अलग कर दिया तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है आपका द बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे, अब जो कि गैलरी में थे। अब ये आ गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। लड़के खेल रहे थे, द बॉयज वर प्लेइंग हु वर इन द गैलरी। ओके, so this is called subordinate clause which is depending on principal clause for its meaning. अब आइए फिर एक फ्रेज का एग्जाम्पल लेते हैं। She hoped to win a lottery. She hoped, अब यहां तक हमारा जो है फुल मीनिंग है। अब to win a lottery, she hoped to win a lottery ये फ्रेज है, इसमें जो है हमें किसी भी तरह का कोई वर्ब नहीं मिल रहा है। आप कहेंगे कि मैम ये तो टू विन तो है, विन तो वर्ब है, लेकिन अभी मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि फ्रेज जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब को अपने साथ ले सकती है लेकिन फाइनाइट वर्ब को नहीं ले सकती। तो यहाँ पे ये टू विन जो है ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट है, जो इन्फिनेटिव है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है। तो टू विन अ लॉटरी एक फ्रेज है। अगर हम उसको इसके साथ जोड़े सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस में
एक सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी होता है। तो ये एक सब्जेक्ट और वर्ब है और उसके साथ हमने इस फ्रेज को जोड़ दिया तो मीनिंग देने लगा। इट स्टार्टेड गिविंग मीनिंग। शी होप टू विन अ लॉटरी। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी क्लॉज। This clause, she hoped, again we see the same sentence I have tried to display. मैंने कोशिश किया कि मैं उसी सेंटेंस को लूं। अब इसमें देखिए she hoped, अब she hoped तो आपका जो है पूरा मीनिंग दे रहा है। जैसे ये सेंटेंस था she hoped और यहाँ पे भी she hoped, ठीक है। अब यहाँ पे that she would win a lottery, कि वो एक प्राइज जीतेगी, लॉटरी जीतेगी। She hoped that she would win a lottery. उसने जो है आशा की कि वो एक लॉटरी जीतेगी। अब ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हटा दो तो she would win a lottery है, इसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जितने भी क्लॉजेस है आपके एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हम आपको जब क्लॉजेस पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए शी होप्ड, उसने उम्मीद की क्या, दैट शी वुड विन अ लॉटरी, कि वो एक प्राइज जीतेगी, लॉटरी जीतेगी। इसको हम अलग से अगर बोले कि वो एक प्राइज जीतेगी तो शी होप्ड, वो उम्मीद करती है, वो उम्मीद करती है कि वो एक लॉटरी जीतेगी। अब इसके साथ जोड़ दिया तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब ये वाला देखिए फ्रेज, आई लाइक द आइसक्रीम विथ चॉकलेट सॉस। अब ये फ्रेज का एग्जाम्पल है। आई लाइक द आइसक्रीम, यहां तक तो हमें पता है कि ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे विद चॉकलेट सॉस, विद चॉकलेट सॉस, कुछ शब्दों का समूह जो फ्रेज है बिना वर्ब के। तो अगर हम इसको से बोले कि विद चॉकलेट सॉस, तो हमें जो है कोई भी अर्थ हमें मिल नहीं रहा है, डेफिनेट नहीं मिल रहा है। एक निश्चित जो मीनिंग होता है वो हमें नहीं मिल रहा है कि चॉकलेट सॉस के साथ क्या, आई लाइक द आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस। अगर मैं इसको एक साथ जोड़ दूं, मैंने कहा कि कोई भी फ्रेज सेंटेंस के साथ मिलके अपनी मीनिंग देता है। तो अब ये फ्रेज जो अब सेंटेंस से जुड़ गया तो हमें मीनिंग देने लगा। अब पूरा मिलाकर ये सेंटेंस बन गया। मतलब आई लाइक द आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस, शुरू हो रहा है कैपिटल लेटर से, खत्म हो रहा है फुल स्टॉप से। अब यहाँ पे देखो एक क्लॉज मैंने लिया है, I like the ice cream which has chocolate sauce. अब यहाँ पे जो I like the ice cream which has chocolate sauce, अब ये वाला भाग इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहती हूँ I like the ice cream तो हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ जिसमें चॉकलेट सॉस हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा है। जिसमें चॉकलेट सॉस हो, आई लाइक द आइसक्रीम विच हैज चॉकलेट सॉस, मतलब जिसमें चॉकलेट सॉस हो तो क्या, आई लाइक दैट आइसक्रीम विच हैज चॉकलेट सॉस। मैं उस आइसक्रीम को पसंद करती हूँ जिसमें चॉकलेट सॉस है। तब हमें ये पूरा का पूरा मीनिंग मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए बेटा कि आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो और ये नहीं है कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही सब्जेक्ट और वर्ब है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब है, क्योंकि वो भी तो एक हिस्सा है उपवाक्य क्या। क्लॉज का मतलब ही है जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहे। अब ये देखिए, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अब अगर मैं इसको बोलूं द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो इसमें हम देख रहे हैं कि द बुक इज लाइंग तक हमारा सेंटेंस है। अब ऑन द टेबल हो गया ये फ्रेज, ठीक है। ये फ्रेज अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, इट्स नॉट गिविंग एनी मीनिंग। अगर हम कहें ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर,
टेबल के ऊपर तो क्या, टेबल के ऊपर हमें जो है वी आर नॉट गेटिंग द राइट मीनिंग। अगर हम कहें द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई, क्योंकि इसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है, तब ये हमें फुल मीनिंग देने लगती है। अब ये देखिए इसमें आई रेड द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। अब इसमें जो आई रेड द बुक, यहां तक आपका पी क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पूरा अर्थ दे रहा है। विच इज लाइंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर पड़ी हुई है। अब ये वाला हिस्सा जो है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है आपका, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर हम इसको अलग से बोले कि जो टेबल पर पड़ी हुई है, आई रेड दैट बुक, उस किताब को मैंने पढ़ी, तो आई रेड द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, मैंने उस किताब को पढ़ा जो कि टेबल पर पड़ी हुई है। तो ये इसके साथ जुड़ गया। अब ये पूरा का पूरा भाग सेंटेंस कहलाने लगा। टॉम इज स्टैंडिंग ऑन द सी बीच। अब इसमें देखिए टॉम इज स्टैंडिंग तक तो हमें पता है कि ये सेंटेंस है। उसके बाद ऑन द सी बीच जो है, यानी समुद्र के बीच पर, ये जो भाग है ये है आपका फ्रेज, ठीक है, बिना वर्ब के। तो ये इस सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे तो मीनिंग देने लगेगा कि टॉम खड़ा है समुद्र के बीच पर। अब यहाँ पे देखिए इसी सेंटेंस को लेने की कोशिश की है मैंने, एक क्लॉज को दिखाया है। अब वो लड़का, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच इज टॉम, वो लड़का जो सी बीच पर खड़ा है टॉम है। इसमें भी मैंने अभी बीच में मैंने क्या किया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको मैंने बांट दिया था, मतलब क्या किया था, उसको बीच में कर दिया था, और प्रिंसिपल क्लॉज को दो भागों में बांटा था। अब यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है कि देखो यहाँ पे द बॉय इज टॉम, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। द बॉय इज टॉम हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच, जो कि सी बीच पर खड़ा है। ये है आपका आश्रित उपवाक्य या सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो अपने मीनिंग के लिए इस पर निर्भर कर रहा है। यानी द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच इज टॉम, ठीक है। अब इसको अलग से देखें तो बॉय इज टॉम हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच, क्योंकि अगर हम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज को अगर हम सिर्फ बोलेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज को नहीं बोलेंगे, तो जो कि समुद्र के किनारे खड़ा है, क्या, द बॉय इज टॉम, वो लड़का टॉम है। तो द बॉय इज टॉम हु इज स्टैंडिंग एट द सी बीच, इसको अलग किया हमने, वो लड़का जो समुद्र के किनारे खड़ा है टॉम है, इस तरह। समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको फ्रेज और क्लॉजेस में अंतर आपको पता चल गया होगा कि क्या इनका काम क्या है। आप खूब ढेर सारा एक्सरसाइजेस करिए और मुझे जो है कमेंट्स में एक फ्रेज और एक क्लॉज का एग्जाम्पल देके जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब आपको ये बता दें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, मैंने आपको बताया कि क्लॉज दो तरह का होता है, एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, या दूसरे भाषा में आप कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर जो डिपेंड करता है, तो उसके बारे में अगर हम जाने तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह का होता है। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहा है और आपको समझ में आता है तो आप उसको लाइक जरूर करिए और कमेंट तो जरूर ही करिए और शेयर करिए। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है कि एक फ्रेज और एक क्लॉज का एग्जाम्पल मुझे लिख के दीजिए। थैंक यू सो मच।